हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा था, AQI देखा था, और वहाँ पर हमने सर्च करके भी देखा था कि किस लोकेशन पर, कौन से प्लेस पर क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स है और क्या क्या उसका रेंज होना चाहिए, क्या कलर से रिप्रेजेंट किया है, वो सारा हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। तो आज के लेक्चर में हमने यूरोप का एयर का क्वालिटी का स्टैंडर्ड देखना है और वो कब इस्टेब्लिश हुआ, कब उसको लॉन्च किया गया, फिर कौन कौन से रूल के तहत उनको बनाया गया, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और फिर लास्ट में उनका वैल्यू भी देख लेंगे कि क्या क्या लिमिट वहाँ पर सेट किया गया है। तो देख लेते हैं, लेक्चर शुरू करते हैं। तो जो भी यूरोप में करंट अभी एयर क्वालिटी, एम्बियंट एयर क्वालिटी का चल रहा है, जो स्टैंडर्ड चल रहा है, वो 2008 में एक एक्ट आया था, एक पॉलिसी आया था, उसी के तहत इसको सेट किया गया है। उस पॉलिसी का नाम हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो द यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश द करंट एम्बियंट एयर क्वालिटी एंड क्लीन एयर फॉर यूरोप स्टैंडर्ड्स इन 2008 अंडर द थीमेटिक स्ट्रेटजी ऑफ एयर पोल्यूशन। यही उस पॉलिसी का नाम है, थीमेटिक स्ट्रेटजी ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जो करंट में चल रहा है 2008 में जो आया है, वो थीमेटिक स्ट्रेटजी ऑन एयर पोल्यूशन, उसी का करंट में स्टैंडर्ड चल रहा है। वैसे इसके पहले दो पॉलिसी को फॉलो किया जाता था, फिर उसमें क्या किया गया, कुछ अमेंडमेंट किया गया, कुछ रिवीजन किया गया, रिवाइज किया गया उसको, उसके वैल्यू को, फिर लास्ट में जाकर अब ये 2008 का जो थीमेटिक स्ट्रेटजी ऑन एयर पोल्यूशन चल रहा है। इसके पहले भी काफ़ी पॉलिसी वहाँ पर था, इसके पहले भी दो पॉलिसी था। एक्चुअल में ये 2008 में नहीं आया था, बट 2008 में ये रिवाइज होकर जो वैल्यू आया है उसको अभी करंट में वहाँ पर स्टैंडर्ड किया माना जा रहा है। तो देख लेते हैं कब ये आया था और कौन कौन से पॉलिसीज़ पहले थे। तो फर्स्ट पॉलिसी थीमेटिक स्ट्रेटजी ऑन एयर पोल्यूशन, ये 2005 में बना था एक्चुअल में। इसके पहले 2001 में भी एक पॉलिसी बना था जिसका नेम आप देख लीजिए, नेशनल इमिशन सीलिंग डायरेक्टिव। ये इसका 2001 में ये एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था इस पॉलिसी को। तो दो पॉलिसी अपने पास यूरोप में पहले था, फर्स्ट आपको नेशनल इमिशन सीलिंग डायरेक्टिव और सेकंड था थीमेटिक स्ट्रेटजी ऑन एयर पोल्यूशन। बाद में इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और कंबाइन करने के बाद फिर जो भी वहाँ का एयर का क्वालिटी है उस पर ये फोकस किया गया। मेन ऑब्जेक्टिव इनका एयर का क्वालिटी को, यूरोप के एयर के क्वालिटी को फोकस करना, उस पर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट इफेक्ट कर रहे हैं, उस पर फोकस करना हो गया था। तो आगे हम लोग देखने वाले हैं। फिर इन्हीं में अमेंडमेंट किया गया और 2008 में फिर अमेंडमेंट करके एक पॉलिसी बना, 2008 के पॉलिसी को फिर अमेंडमेंट किया गया, तो वो फिर फाइनल पॉलिसी जो बनकर आया है उसी को अभी वहाँ पर वैल्यू दिया गया है। तो आगे देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। फिर बोल रहा है कि TSAP, जिसका नाम था थीमेटिक स्ट्रेटजी ऑन एयर पोल्यूशन, TSAP पैरामीटर्स आर कंबाइंड विद द नेशनल इमिशन सीलिंग डायरेक्टिव ऑफ 2001। मतलब यहाँ पर NECD से ये ज्वाइन हो गया, कंबाइन हो गया। जो 2001 का NECD था उससे ये कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद ये कंबाइन होने के बाद एक स्टैंडर्ड वैल्यू देने के लिए दोनों को कंबाइन कर दिया गया। कंबाइन होने के बाद ये लिमिट एक सेट किया, सेट लिमिट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और कुछ और भी देखा गया है जो आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये दोनों को कंबाइन कर दिया गया। पहले 2001 में NECD था और 2005 में TSAP था। बाद में फिर इनको कंबाइन किया गया। कंबाइन करने के बाद फिर उसमें अमेंडमेंट किया गया, कुछ रिवीजन किया गया उसमें। उसके बाद फाइनल स्टैंडर्ड जो भी था, फाइनल स्टैंडर्ड वैल्यू मिल गया। तो आगे देख लेते हैं। द NECD डायरेक्टिव 2001/81 EC मतलब हो गया यूरोपियन कमीशन। तो ये उसका वहाँ पर जैसे कैसे इंडिया में कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल का नाम है, इस टाइप से वहाँ पर जो भी पॉलिसी बना है उसका एक नेम दे दिया गया है, डायरेक्टिव 2001/81/EC। मतलब यूरोपियन यूनियन का, ये यूरोपियन कमीशन का ये एक तरह का पॉलिसी बनाया गया है ये। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है इस पॉइंट में। NECD मतलब नेशनल इमिशन सीलिंग डायरेक्टिव सेट टोटल इमिशन लिमिट फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अमोनिया। मतलब इन सब के लिए वो क्या क्या एक इमिशन का लिमिट सेट किया। उसके बाद बट अलाउड EU मतलब यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट सम फ्लेक्सिबिलिटी टू डिटरमाइन हाउ टू अचीव दिस लिमिट। मतलब सेट तो किया बट वहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया कि वो डिसाइड कर पाएँ, जो यूरोपियन यूनियन मेंबर है वो डिसाइड कर पाएँ कि इसके लिमिट को कैसे हम लोग अचीव करेंगे। तो ये सबसे पहले 2001 का जो ये आया था NECD नेशनल
नेशनल इमिशन सीलिंग डायरेक्टिव जो आया था उसी के तहत ये किया गया था यूरोपियन यूनियन में। उसके बाद फिर बाद में ये भी आ गया आपको थीमेटिक स्ट्रेटजी ऑफ एयर पोल्यूशन, बाद में ये आ गया, दोनों को फिर कंबाइन कर दिया गया और कंबाइन करने के बाद फिर आगे हम लोग देखेंगे कि एक नया यहाँ पर डायरेक्टिव जैसे 2001 था वहाँ पर भी एक नया बनाया गया, वो आगे हम लोग देख लेते हैं अभी। उसके बाद देख लेते हैं कि अमेंडमेंट्स टू द ओरिजिनल 2001 NECD were made in 2006 and again in 2009 in an update policy। बाद में क्या किया गया कि जो 2001 में NECD का जो अमेंडमेंट आया था, अभी हम लोग देख रहे थे ऑब्लिक EC करके जो लिखा हुआ था, उसको बाद में अमेंडमेंट कर दिया गया। 2006 में भी हुआ कुछ और 2009 में हुआ, और उसके बाद एक पॉलिसी बना दिया गया फाइनली, जिसका नाम हो गया डायरेक्टिव 2008/50/EC। तो इसी के तहत अभी जो वहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू चल रहा है वो इसी के तहत चल रहा है। लास्ट जो यहाँ पर आया हुआ है पॉलिसीज़ जो आया हुआ है, जो इन दोनों पॉलिसीज़ को कंबाइन करने के बाद उसमें जो अमेंडमेंट हुआ, जो उसमें चेंजेस हुआ, उसको फाइनल करने के बाद जो पॉलिसीज़ फाइनल आया उसका नाम दे दिया गया डायरेक्टिव 2008/50/EC। तो इसके तहत जो भी वहाँ पर अभी स्टैंडर्ड चल रहा है उसी को वहाँ पर बताया जाता है कि ये अभी यूरोपियन यूनियन में इस पॉल्यूटेंट का ये उसका लिमिट चल रहा है, कंसंट्रेशन चल रहा है। तो हमने समझ लिया दो तरह का पॉलिसीज़ था स्टार्टिंग में। 2001 में एक NECD था और 2005 में TSAP था, TSAP, और ये दोनों को कंबाइन करने के बाद में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया और बोला जाता है कि TSAP के तहत ही वहाँ पर जो भी अभी एयर का स्टैंडर्ड है वो अभी वहाँ पर सेट किया गया है, जिसका वैल्यू अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये दोनों पॉलिसी वहाँ पर एयर के क्वालिटी के स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए उसमें क्या कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्या लिमिट होना चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड का क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड का क्या होना चाहिए, और भी डिफरेंट जैसे ओजोन का क्या होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होना चाहिए, जो भी हमने इंडिया में देखा था उसी टाइप से वहाँ पर भी है, बट वहाँ पर अलग था। यहाँ पर हम लोगों को सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिया था, बट वहाँ पर यूरोपियन यूनियन जो है वो उन्हें दिया है, और कुछ पॉलिसीज़ कुछ रूल्स का वहाँ पर नेम आपको बता दिया गया है, जैसे जैसे वहाँ पर चेंजेस आया है वो आपको बता दिया गया है। अब देख लेते हैं 2008 का जो अभी वहाँ पर चल रहा है, जो TSAP के तहत चल रहा है, या फिर जो डायरेक्टिव 2008/51/EC था, जो अभी मैं यहाँ पर बता रहा था आपको 2008/50/EC है, उसी के तहत यहाँ पर काम चल रहा है, उसी के तहत जो भी स्टैंडर्ड दिया गया उसी के तहत दिया गया। अब देख लेते हैं क्या क्या उसमें पॉल्यूटेंट है। तो फर्स्ट है PM2.5 सल्फर, सेकेंड है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद NO2, फिर PM10, PB, CO, बेंजीन एंड ओजोन। तो 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मैटर है वो, जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है। सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, PM10 है मतलब जिसका डायमीटर पार्टिकल का पार्टिकुलेट मैटर जिसका साइज 10 माइक्रोमीटर से उसका डायमीटर कम है। ये PB मतलब लेड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, बेंजीन हो गया, और ये ओजोन हो गया, O3 हो गया। अब आगे देख लेते हैं इनका कंसंट्रेशन क्या क्या होना चाहिए और किस किस एवरेज करके कितना एवरेज किया गया, कि ईयरली किया गया, कि 8 आवर पे किया गया, कि 24 आवर पे किया गया, उस हिसाब से यहाँ पर बताया गया। जैसे आपको उस लेक्चर में भी बताया था, जब इंडिया का स्टैंडर्ड देख रहा था तो वहाँ पर भी बताया गया था, एक रेंज बताया था। तो स्टार्टिंग का जो वैल्यू था वो ईयरली जनरली था, ईयर के बेसिस पे था, एनुअली किया गया था, और बाद का जो वैल्यू था वो जनरली 24 आवर्स पे किया गया था। सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड का वो 28 आवर्स और 8 आवर्स पे किया गया था। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ आपके समझने के लिए कि आपको कंफ्यूज आप नहीं हो। जैसे ये PM2.5 का हम लोग देख रहे हैं कंसंट्रेशन 25 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, सारा का माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, बस खाली कार्बन मोनोऑक्साइड का सिर्फ यहाँ पर मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी पॉल्यूटेंट हमने देखा यहाँ पर सबका कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, बस यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का अलग से मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। तो PM2.5 का क्या होना चाहिए यूरोप में, ये यूरोप के बारे में बात हो रहा है, यूरोपियन यूनियन के बारे में बात हो रहा है। 25 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, और ये एवरेज क्या किया गया, ईयर में निकाला गया, 1 ईयर में कैलकुलेट किया गया, कि 1 ईयर कुछ डेटा कैलकुलेट किया गया, उसके बाद एवरेज निकाला गया तो उसका वैल्यू 25 आया है। भाई 24 आवर्स पे अगर कैलकुलेट करते तो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आता। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का यहाँ पर देख लेते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का वहाँ पर जो डेटा पब्लिश किया गया है यूरोपियन यूनियन के तहत, उसमें ईयरली वहाँ पर नहीं लिया गया है, वहाँ पर 24 आवर्स पे ही बात किया गया है। तो इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, 125 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है। उसके बाद NO2 का देख लेते हैं। NO2 का यहाँ पर देख लीजिए 1 ईयर है, 1 ईयर में NO2 का 40 होना चाहिए माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। पार्टिकुलेट मैटर 10 का 40 दिया हुआ है, ये भी 1 ईयर पे है, यहाँ पर 1 ईयर पे वैल्यू दिया गया। अगर वही 24 पे है तो उसका वैल्यू कुछ अलग होगा, लेकिन यहाँ पर मैं 1 ईयर में ही जनरली जिसका वैल्यू अवेलेबल है वो 1 ईयर में ही आपको बता रहा हूँ।
फिर पीबी देख लेते हैं, पीबी 0.5 1 ईयर पे है, 0.5 वैल्यू है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड 8 आवर्स पे ही एवरेज लेकर कैलकुलेट किया गया है, जिसका वैल्यू 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है, मतलब इसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है माइक्रोग्राम के कंपेरिजन में। अब बेंजीन देख लेते हैं, बेंजीन का आप देखिए यहाँ पर 5 है, 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 1 ईयर में कैलकुलेट किया गया है। ओजोन का देख लीजिए 120 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है और 8 आवर्स में ये कैलकुलेट किया गया है, एवरेज लेकर कैलकुलेट किया गया। तो ये कुछ डेटा आपको है, कुछ डेटा अगर आप याद कर सकते हैं तो कुछ रफली आप याद कर लीजिएगा। अदरवाइज आप पॉल्यूटेंट का नाम कम से कम नेम याद कर लीजिएगा कि ये पॉल्यूटेंट उसमें इंक्लूड किया गया है। जो भी यूरोपियन यूनियन में बनाया गया पॉलिसी के तहत जो स्टैंडर्ड सेट किया गया उसमें इन पॉल्यूटेंट का वैल्यू सेट किया गया है। तो ये हमने यूरोपियन यूनियन का स्टैंडर्ड देख लिया है। यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ हमने देखे, उसका आपको नेम याद रखना है। फिर उसमें अमेंडमेंट जो किया गया, अमेंडमेंट करके एक डायरेक्टिव 2008/50/EC बनाया गया, उसके तहत जो भी अभी वहाँ पर स्टैंडर्ड सेट किया गया उसी के तहत वहाँ पर बात होता है। तो इस रिलेटेड जो डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग कुछ डाउट है वो क्या करेंगे, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इंजीनियर सलाहकार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अदरवाइज़ फेसबुक पर भी पेज बना हुआ है, आप वहाँ पर भी इंजीनियर सलाहकार पेज को लाइक करके आप जो भी मैसेज आप करना चाहें, कुछ डाउट होगा तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल जाए। थैंक यू सो मच।